हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे क्लास। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम आज पढ़ेंगे। आप जानते हैं, अगर आप दूध को गर्मी के समय में, समर में, अगर आप दूध को रूम के टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है। उसी प्रकार अगर आप लोहे को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें भी आप देखते होंगे कुछ ना कुछ क्या होता है, बदलाव आता है। और वो बदलाव क्या आता है उसको देखिएगा। इन ऑल एबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव सम चेंज। मतलब ये दोनों ऐसा सिचुएशन है कि आप देखेंगे इन दोनों सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और इन्हीं चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। आप पहले समझिए, हम प्रीवियस क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल चेंज भी होता है एंड केमिकल चेंज भी होता है। तो आप देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। क्योंकि हम क्या बताएं कि क्लास 9 में, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या स्टडी किए थे, केमिकल चेंज ऑफ मैटर। मैटर का केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है उसको समझेंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल चेंज में हम फिजिकल प्रॉपर्टी उसका बदलेगा, जबकि आप जब जाइएगा केमिकल चेंज में तो उसका क्या बदलाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में शेप चेंज होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है। क्या चेंज होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में? शेप चेंज होगा, कलर चेंज होगा और स्टेट चेंज होगा। स्टेट में क्या चेंज होगा? स्टेट में या तो वो सॉलिड हो जाएगा या लिक्विड या गैस। तीन अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, या तो शेप चेंज होगा या कलर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगा। और स्टेट में क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन आप ये जानिए कि बट इट्स केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इसका सिर्फ आकार बदलेगा, रंग बदलेगा और इसकी अवस्था बदलेगी। मतलब आकार बदल सकता है, रंग बदल सकता है, इसकी अवस्था बदल सकती है। ये सॉलिड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, गैस बन सकता है, बट इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। जैसे आप समझिए मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, ये एक फिजिकल चेंज है। वैसे समझिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि इसमें फिजिकल इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। ये मेल्टिंग ऑफ आइस में बर्फ पिघलकर पानी बन रहा है, और आइस को अगर हम फिर से, ये जो आइस है इसको अगर आप मेल्ट करते हैं तो ये पानी में बदल रहा है। लेकिन वाटर का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, H2O, ये वही रहेगा। ये कंपोजिशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, ये केमिकल इसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। आइस भी है तब भी केमिकल प्रॉपर्टी इसका सेम रहेगा, और वाटर भी रहेगा तब भी इसका केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन सेम रहेगा। इसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदला है। ये आइस सॉलिड था और बदल के क्या बन गया, लिक्विड बन गया। उसी प्रकार मेल्टिंग ऑफ वैक्स में देखते हैं, जो वैक्स रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। जब वो मेल्ट होता है तो वो किसके रूप में बदल जाता है, लिक्विड के फॉर्म में बदल जाता है। और जब वो वैक्स रहता है तो वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अब दूसरा हाथ में हम ये देखेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है इसको समझिएगा। केमिकल चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलेगा। क्या बदलेगा, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ रहा था, इसी प्रकार इसमें हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव कैसे आएगा ये समझिएगा। यहाँ पे एक या एक से अधिक सब्सटेंस को रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है। एक या एक अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, और उसका बिल्कुल अलग केमिकल प्रॉपर्टी होता है। वो जो नया सब्सटेंस बनता है, एक या एक अधिक सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस को जो बनाता है, उसका बिल्कुल अलग केमिकल प्रॉपर्टी बनता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। क्योंकि जो सब्सटेंस बना है उसका केमिकल प्रॉपर्टी ही अलग है, पहले से बिल्कुल अलग। वो जो सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके, एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस जो बना है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है उन दोनों सब्सटेंस से, पहले दोनों सब्सटेंस से। जैसे आप समझिए रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को अगर आप खुली हवा में छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, रस्टिंग हो जाता है। तो उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी। उसी प्रकार देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम अ मिल्क, दूध से दही का जम जाना। अब दूध से दही का जमना क्या हो गया, दूध का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और दही का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो दूध से दही जमना ये भी क्या है, केमिकल चेंज। और इसका क्या बदलाव आया, केमिकल प्रॉपर्टी बदला। कैसे केमिकल प्रॉपर्टी बदला, तो मिल्क का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और दही का केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो आप इस पॉइंट को आप क्या करें, फिजिकल और केमिकल चेंज के पॉइंट को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने उन पॉइंटों को लिख लिया होगा। अब हम फिजिकल चेंज को ही रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज को ही क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। क्यों कहते हैं रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि आप पानी से बर्फ को बना सकते हैं, वाटर से आइस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और आइस को अगर आप मेल्ट करेंगे, मेल्ट का मतलब अगर आइस को पिघलने दे देंगे तो वो फिर से किसका रूप ले लेगा, पानी का। फिर से समझना हम क्या समझा रहे हैं, ये जो वाटर है, पानी है, पानी को अगर आप फ्रीज करेंगे, फ्रीजर में फ्रीज करेंगे तो वो किसका फॉर्मेशन कर देगा, आइस। और आइस किस फॉर्म में ये बताइएगा तो बोलिएगा सॉलिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। ओके,
और देन जब आइस को आप क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। क्या करेंगे आप, मेल्ट करेंगे। आइस को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे आइस को। जब आइस को पिघलाएंगे तो किसका रूप ले लेगा, वाटर का। और जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। तो इससे ये पता चला कि पानी बर्फ में बदला और फिर बर्फ किसमें बदल गया, पानी में। तो देखिए ये नहीं लग रहा है, पानी से पहले बर्फ बना और फिर बर्फ को पिघला के फिर से पानी आ गया। मतलब जिस रूप से लिक्विड से ये सॉलिड बना था और ये सॉलिड से फिर लिक्विड बन गया, तो मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज। मतलब इसको रिवर्स किया जा सकता है। सॉलिड लिक्विड था, सॉलिड बन गया, और सॉलिड है, लिक्विड बन गया। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, इसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ। जबकि आप देखिएगा केमिकल चेंज में, तो केमिकल चेंज को क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब ये हुआ कि एक बार जो बन गया वो फिर से पुराना वाला चीज नहीं बनेगा। जैसे मिल्क जो है, मिल्क को दही बनाएंगे आप, मिल्क को क्या बनाएंगे, दही, कर्ड बनाएंगे। तो मिल्क से आप कर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन कर्ड से, दही से मिल्क का फॉर्मेशन फिर से नहीं कर सकते। जैसे दूध से आप दही जमा सकते हैं, लेकिन दही से फिर से आप दूध का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। मतलब ये अपना पुराना अवस्था में नहीं आ सकता। एक बार ये अपने आप को बदल लिया तो फिर ये दोबारा अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बन सकता, ये अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता, अपने पुराने स्टेट में नहीं आ सकता। जबकि आप यहां देख रहे थे रिवर्सिबल चेंज में कि पानी से बर्फ बन गया और फिर बर्फ से पानी बन गया, मतलब ये अपने पुराने अवस्था में आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। और ये अपने पुराने अवस्था में नहीं आता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। अब इन पॉइंट को आप क्या करें, नोट करें। तो हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंज को अच्छे से समझ लिया, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंज को भी अच्छे से प्रकार से समझ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपने केमिकल रिएक्शन एंड इसको अच्छे से समझेंगे। केमिकल रिएक्शन को अच्छे से अब समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या है, क्या कैसे होता है। ठीक है, अब ये समझिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के बारे में समझ रहे थे हम लोग ने, हाँ, कि मैग्नीशियम रिबन कैसे रिएक्ट करता है और क्या फॉर्मेशन करेगा, उसको समझेंगे। क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमको यही प्रकार को पहले समझना पड़ेगा। और ये पहला एक्टिविटी आपको, अगर ये एक्टिविटी आप अच्छे से समझ गए तो आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में आपको मजा आने लगेगा। तो पहले ये समझिए, ये मैग्नीशियम रिबन है। ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को आप पहले ले लीजिए, उसके बाद सैंड पेपर ले लीजिए। सैंड पेपर से इसको क्या कर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा। सैंड पेपर से इसको क्या कर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा। जब रफ कर लेंगे तो फिर इस सैंड पेपर को लेके बर्नर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, बर्नर के पास। और बर्नर के पास जाके इसको एक पकड़ से पकड़ के इसको क्या करिएगा, जलाइएगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप उस टाइम अपनी आंखों पर एक चश्मा लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपकी आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब पकड़ से आप इसको जलाएंगे, जब जलाएंगे इसको, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये मैग्नीशियम जो रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। जब आप इसको जलाएंगे तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। और जब जलेगा ये तो किस तरह का फ्लेम देगा आपको, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम, एकदम डिजलिंग चमकीला व्हाइट फ्लेम देगा, एकदम चमकीला जैसा व्हाइट फ्लेम देगा, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम। और एक पाउडर का फॉर्मेशन होगा, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में ये गिरेगा यहाँ पे। जब जलेगा तो इसका जो चूड़ा जो जल के गिरेगा वो क्या रहेगा, व्हाइट पाउडर रहेगा। और वो व्हाइट पाउडर रहेगा, वो किसका मिक्सचर होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। समझे, तो हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम को जब आप जलाइएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और आपको एक डिजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। और जो आपको एज अ प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो क्या मिलेगा, व्हाइट पाउडर मिलेगा। और जो व्हाइट पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब समझिए, मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन, हम यही समझा रहे थे कि मैग्नीशियम यहां पे किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से। वही बात बता रहे हैं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये यहां पे ये चीज देखिएगा, ये जो मैग्नीशियम है ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। लेकिन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिला आपस में तो किस चीज का फॉर्मेशन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। तो मतलब हम ये समझ रहे हैं, ये मैग्नीशियम जो हमारा ये क्या है, रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है, रिएक्टेंट है। और ये दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया, और वो नया प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को पहले आप क्या करिए, सैंड पेपर से रब कर लीजिए, ओके। देन इसको एक पकड़ से पकड़ के बर्नर के पास लेके जाइए और उसको जलाइए। जब जलाइएगा तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और आपको एक डिजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। और डिजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ एक एज अ प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या देगा, व्हाइट पाउडर देगा। वो जो व्हाइट पाउडर रहेगा वो किस चीज का रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, वही चीज को हम यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में आपको समझाएं, रिएक्शन एंड इक्वेशन के फॉर्म में आपको समझाएं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब इस पॉइंट को भी आप क्या कर ले, नोट कर ले। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम समझ रहे थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया था तो हमको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो क्या है, रिएक्टेंट है। हम पहले ही बताया कि मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टेंट है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या है, रिएक्टेंट है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैग्नीशियम को हम क्यों Mg लिखें। ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का
मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाएं तो क्या फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको ये याद होना चाहिए मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, ये फॉर्मूला होता है, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन में ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला, ऑक्सीजन का फॉर्मूला, सारे एलिमेंट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम को क्या लिखें, Mg लिखें, ऑक्सीजन को क्या लिखें, O2 लिखें, और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये याद रखिएगा, रिएक्टेंट को हमेशा LHS में लिखना है। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, किस साइड लिखना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट को लिखना है, ठीक है। और प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला था हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। मैग्नीशियम ऑक्साइड को किस साइड लिखेंगे बेटा, RHS। RHS बोले तो राइट हैंड साइड। आपको प्रोडक्ट को किस साइड लिखना है, हमेशा राइट हैंड साइड। मतलब हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट को किस साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड प्रोडक्ट को किस साइड लिखना है, राइट हैंड साइड। अच्छा, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो ये बता रहा है, ये वर्ड इक्वेशन शो चेंज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड एरो। अब ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को बनाया, रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को बनाया, और इस इक्वेशन को शो कौन करता है, एरो शो करता है। ये जो एरो है, ये एरो ही बता रहा है कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट को फॉर्म किया। समझे, आया समझ में, आपको बात समझ में आई, ओके। अब देखिए, हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैग्नीशियम रिबन का अभी क्या समझे, केमिकल रिएक्शन की मैग्नीशियम रिबन कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया, मैग्नीशियम रिबन से कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब हम इसमें क्या समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो बैलेंस करने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। पहले देखिए, अभी तक हम जो भी लिख रहे थे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते क्या बना था, MgO। तो वो जो हम केमिकल इक्वेशन देख रहे थे वो मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी तक नहीं था। सिर्फ हम क्या कर दिए थे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के क्या बना दिया था, MgO। और ये अनबैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, और जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होता उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब ये याद रखिएगा कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस्ड नहीं करते हैं तो आपका इक्वेशन तो सही है, उसको आप क्या कहिएगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहिएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड है। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं ये समझना है। तो बैलेंस्ड इसलिए करते हैं क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। समझे, आप मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मास को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसको क्या कर नहीं सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहां मैग्नीशियम का कुछ मास होगा, ऑक्सीजन का कुछ मास होगा। तो अगर मैग्नीशियम का यहां कुछ मास है और ऑक्सीजन का कुछ मास है, उन दोनों का मास मिला के जो मास फॉर्म होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास फॉर्म होगा। सही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मास को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो यहां पे अगर इसका कुछ मास होगा और इसका कुछ मास होगा तो खत्म तो नहीं हो जाएगा, ना ही बढ़ जाएगा। जो यहां पे इन दोनों का मास रहेगा वही क्या रहेगा, यहां पे भी इनका मास रहेगा। सही है। ओके, अब देखिए हम क्या बता रहे थे आपको कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, ओके। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना सीख रहे थे। सही है। तो बैलेंस कैसे करते हैं ये समझिएगा। ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो आप दो कॉलम बना लें, ठीक है, एक साइड प्रोडक्ट लिख दें और एक साइड रिएक्टेंट लिख दें। रिएक्टेंट में आप ये देखिए कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो हम क्या लिखें, ऑक्सीजन की संख्या। तो काउंट कीजिए, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 लिख दी है। अब देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, MgO। Mg का मतलब मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की संख्या आपको कितनी दिख रही है यहाँ पे, 1। तो ऑक्सीजन की संख्या क्या लिखें, 1। अब ये समझिएगा कि इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1। अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े, उसमें क्या पढ़े, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो मास को तो ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, वहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ये तो सही नहीं है। अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो वहाँ भी ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 2। तो आप क्या करिए, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इस ऑक्सीजन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो ऑक्सीजन यहाँ आप क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन अब 2 हो गया, तो बोलिएगा सर प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 हो गया और रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो आप ये पहले समझिए, ऑक्सीजन सिर्फ बैलेंस्ड हुआ, अभी मैग्नीशियम बैलेंस्ड नहीं हुआ। कैसे, अगर ऑक्सीजन में आप 2 मल्टीप्लाई किए तो ये आप यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 नहीं लिखेंगे। जैसे अगर आप Mg आप सोच रहे हैं O2 लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। आप ऑक्सीजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरे होल में मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड के होल में मल्टीप्लाई होगा 2। जैसे देखिए यहाँ पे करके लिखा है 2 गुना MgO, समझे। अब पूरे होल से गुना हुआ तो मैग्नीशियम की भी संख्या अब कितनी हो गई, 2 हो गई, और ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। तो अब ये बोलिएगा कि सर मैग्नीशियम प्रोडक्ट में कितना हो गया, 2। देखो, क्योंकि ऑक्सीजन को आप मल्टीप्लाई किए 2 से, तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ऑक्सीजन में 2 लगा दे तो काम हो जाएगा। नहीं, आपको पूरे होल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे होल से आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ऑक्सीजन की संख्या तो बढ़ी बढ़ी, साथ में किसका बढ़ गया संख्या, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी प्रोडक्ट में, 2, और रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है, अभी 1 ही है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब बोलिएगा सर मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि उधर मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 है। आप इधर देखिए, ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट में कितना है, 2 है,
और प्रोडक्ट में कितना है 2, ये तो बैलेंस्ड है। लेकिन मैग्नीशियम प्रोडक्ट में कितना है 2 है और रिएक्टेंट में कितना है 1 है। तो इसके अगर बराबर करना है तो हमको मैग्नीशियम को भी किससे गुना करना पड़ेगा 2 से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, 2 Mg हो जाएगा, सही है। तो अब आप क्या करिएगा, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आगे क्या लिख दीजिएगा 2, तो 2 Mg प्लस O2 इक्वल टू 2 MgO। अब देखिए मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 2 है, इधर भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, इधर भी देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। इससे पहले अगर इसको नहीं बैलेंस्ड किए थे तो उस टाइम कैसा केमिकल इक्वेशन था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जब हम बैलेंस्ड कर दें, इसको बैलेंस्ड कर दें तो इसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, समझ में आ गया। एक और रिएक्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। समझे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को किस प्रकार बैलेंस करते हैं। अब एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे है क्या, जिंक। जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक को हम क्या लिखते हैं Zn। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है Zn। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। तो जिंक को क्या लिखे Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखे H2SO4। ओके, और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। जिंक और H2SO4 क्या है, रिएक्टेंट है। जब ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया, ZnSO4। क्या फॉर्म किया, ZnSO4। जिंक सल्फेट को फॉर्म किया और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म किया। किसको फॉर्म किया, हाइड्रोजन गैस को। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए हम इसका क्या लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिए, इसका पूरा नाम नहीं लिखे। ZnSO4 का मतलब याद रखिएगा जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हुआ है। फिर से हम बता रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। अब इसको हम करना क्या, हम लोगों को बैलेंस करना है, तो बैलेंस पे ध्यान देते हैं। अब देखिए जिंक की संख्या यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट में, तो बोलिएगा 1 है सर, ठीक है। ये पहली जिसको कर रहे हैं उसको करेंगे, ठीक है। इधर जिंक की संख्या कितनी, 1 है। इधर देखिए जिंक की संख्या कितनी है, Zn की संख्या कितनी है, तो देखिएगा इधर भी कितना है, जिंक की संख्या 1 है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा हाइड्रोजन की संख्या सर 2 दिख रही है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 लिख दिए। अब इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा इधर भी 2 है सर, तो आप इसको 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सल्फर, S4 सल्फर होता है। सल्फर की संख्या कितनी है, तो सल्फर की संख्या 1 है। और इधर भी देखिए सल्फर की संख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा सल्फर की संख्या 1 है, ठीक है। अब देखिए इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, रिएक्टेंट में 4 है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब ये देखिए इसे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस्ड है। क्योंकि देखिए जिंक की संख्या 1 है रिएक्टेंट में भी, और प्रोडक्ट में भी जिंक की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है रिएक्टेंट में, वैसे प्रोडक्ट की भी संख्या 2 है। वैसे सल्फर की संख्या 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में सल्फर की संख्या 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो ये क्या है, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बैलेंस्ड है, पहले से ही क्या है, ये बैलेंस्ड है। इसमें हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जितना एटम्स है उतना ही रिएक्टेंट में जितना एटम्स है उतना ही प्रोडक्ट में एटम्स है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, जितना नंबर ऑफ संख्या परमाणु, जितनी परमाणु की संख्या तो रिएक्टेंट में, उतनी ही परमाणु की संख्या किसमें, प्रोडक्ट में। आई बात समझ में, परमाणु किसे कहते हैं, एटम्स को ही परमाणु कहते हैं। अब देखिए हम एक और केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बैलेंस करना सीखेंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम, ठीक है। अब ये देखिएगा ये रिएक्टेंट है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो LHS साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आयरन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आयरन का सिंबल ये Fe जो है, ये आयरन का फॉर्मूला है। Fe किसका फॉर्मूला होता है, आयरन का। और H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे Fe3O4 है और H2O है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के रूप में आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आयरन है, आयरन को Fe से हम क्या किए, लिखे Fe। अच्छा आयरन की संख्या रिएक्टेंट में कितनी है ये बताइए आप, तो बोलिएगा आयरन की संख्या 1 है यहाँ पे, सही है ना, ओके। अब प्रोडक्ट में हम ये देखेंगे कि आयरन की संख्या कितनी है, तो प्रोडक्ट में आयरन की संख्या कितनी है ये बताइएगा। तो प्रोडक्ट में आयरन की संख्या आपको दिख रही है 3 है। अब बोलेंगे कि सर प्रोडक्ट में आयरन की संख्या 3 है और रिएक्टेंट में आयरन की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये तो इम्बैलेंस है, अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं हुआ। तो बैलेंस करने के लिए इधर आयरन की संख्या अगर 3 है तो इधर भी आयरन की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। तो आप आयरन की संख्या 3 करने के लिए Fe जो है उसमें 1 में कितना गुना कर देंगे, 3 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3Fe हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे फिर से लिखेंगे इसको 3Fe, क्योंकि अभी हम फिर से बैलेंस कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बैलेंस करेंगे वैसे वैसे रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। ठीक है 3Fe लिख दिए, यहाँ पे H2O लिख देते हैं। यहाँ पे जो बैलेंस करके लिखेंगे ये बैलेंस नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है, ऊपर वाला जो है ये स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है, और जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो बैलेंस यहीं पे करेंगे, ऊपर में अनबैलेंस्ड है और नीचे में बैलेंस करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आयरन को भी बैलेंस कर दिए, यहाँ पे 3Fe था, Fe3 था, तो यहाँ पे भी Fe3 कर दिए, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ओके। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है ये बताइए रिएक्टेंट में, तो बोलेगा सर हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट में 2 है, बोलेंगे ठीक है। अब बताइए हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, प्रोडक्ट में, तो बोलेगा सर प्रोडक्ट में भी कितना है, प्रोडक्ट में भी 2 है।
ठीक है। तो अब देखिए, आप बोलिएगा सर हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है सर, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं। तो आप सही सोच रहे हैं, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन है। आप ऑक्सीजन को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए। बोलिएगा ठीक सर ऑक्सीजन को ले लिया। अच्छा, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, तो बोलिएगा सर 4 है उधर, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 1 है। क्या बोलिएगा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। अब देखिए क्या कर रहे थे, ये जो आयरन है, आयरन को बैलेंस कर लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन हम देखे थे कि हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब ये देखिए ऑक्सीजन की संख्या लिए, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है रिएक्टेंट में, तो बोलिएगा 1 है सर। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा सर ऑक्सीजन की संख्या प्रोडक्ट में कितनी है सर, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब यहीं पे हमको क्या हो गया, क्या हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है, तो अब बैलेंस करने के लिए हमको इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। तब आप जब 4 कीजिएगा ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे, तब अब आपको हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीजन को करके देखिए, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसको 4 बनाने के लिए, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए ऑक्सीजन को किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना किए सॉरी, ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो रिएक्टेंट में ही 4 से गुना किए, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट में 4 है ही, रिएक्टेंट में हम 4 से गुना किए, ठीक है। तो 4 से अगर रिएक्टेंट में गुना किया तो इधर 4 से हमको गुना करना पड़ेगा। और हम पहले ही बताएं कि यहाँ पे आप 4 नहीं लिखेंगे, इस पूरे होल में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर 4 में पूरे होल में मल्टीप्लाई किए, तब बताइए ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी होगी, 4 होगी, और प्रोडक्ट में भी कितनी होगी, 4 होगी। बोलिएगा सर आपको क्लियर हो गया सर, ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी 4 होगी और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी 4 होगी। बट अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे देखिए कितना हो गया, रिएक्टेंट में 8 हो गया। हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन की संख्या आप कितना लिखना पड़ेगा, इधर 8 लिखना पड़ेगा। और उधर हाइड्रोजन का संख्या देखिए कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन का संख्या 8 है, देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 8 है, और 4 1 जा 4। ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 1 है, 4 है। ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 4 है, 4 1 जा 4। ऑक्सीजन का संख्या 4 है और हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 8 है, ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8। तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का संख्या बढ़ गया। ऑक्सीजन को अगर बैलेंस किए तो हाइड्रोजन का संख्या इधर बढ़ गया रिएक्टेंट में, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, बोल मान लिया, ठीक है 8 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना है बेटा, 2 है प्रोडक्ट में। अब तो इनबैलेंस हो गया, फिर से अनबैलेंस हो गया। अब क्या करिएगा बेटा, हाइड्रोजन की संख्या में इधर 2 हाइड्रोजन है, अच्छा 2 में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 8 हो जाए, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो किससे मल्टीप्लाई किए, 4 से। किससे मल्टीप्लाई किए, बोलिए 4 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको लिखते हैं। तो 4:2 तो 4 2 जा 8। अब हाइड्रोजन की संख्या इधर भी कितनी होगी, 8 होगी। हाइड्रोजन की संख्या इधर भी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। तो अब ये देखिएगा आयरन की संख्या देखिए, उधर 3 है, इधर 3 की, अच्छा 3 किए थे इधर, तो 3 किए थे तो इधर बैलेंस कर दिए थे, इसमें बैलेंस कर रहे थे, सही है, इसमें बैलेंस कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे बैलेंस कर रहे थे ना, सेकंड वाले में ना वो तो स्केलेटल था, इसमें बैलेंस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, 4 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस किए थे, हाँ। और यहाँ पे भी क्या किए थे, 4, क्योंकि 4 2 जा 8। इसको भी हाइड्रोजन की संख्या 8 बनानी थी, 8 किए। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी बनानी थी, 8 बनानी थी, तो 8 किए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आप काउंट करेंगे बेटा, आयरन की संख्या इधर कितनी है, बोलिएगा 3 सर। आयरन की संख्या प्रोडक्ट में कितनी है, बोलिएगा 3 सर, ठीक है। आयरन की संख्या इधर भी 3, आयरन की संख्या इधर भी 3, बोलिएगा ठीक है सर। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है बेटा, 4 2 जा 8, 8 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर भी कितनी है बेटा, 4 2 जा 8, 8 है। ये वाला देखिए वो स्केलेटल है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 × 1 4 है ऑक्सीजन की संख्या, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। अब मेरा जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बना वो क्या बना, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छे प्रकार से आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आप समझे होंगे, ठीक है। और इसका आप नोट्स भी प्रॉपर बना रहे होंगे, ठीक है। और आपको अगर इसका ज़्यादा विस्तार पूर्वक वीडियो चाहिए, ठीक है, और आपको ये पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट पिन करें, कमेंट में करके बताएं कि क्या और मैं विस्तार पूर्वक से आपको समझा सकता हूं और किस प्रकार और आपको विस्तार पूर्वक समझा सकता हूं और किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूं, ताकि आपको क्या हो, हेल्प मिले आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, थैंक यू।